हाय गाइस। तो आज हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय ये पूरा चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का। और हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो है वो भी करेंगे, जो सीबीएसई पैटर्न को देखते हुए, एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए और आपकी एनसीईआरटी बुक को देखते हुए बनाए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि भाई पर्यावरण के जो बाहरी कारक होते हैं, ठीक है, जैसे कि मौसम, परभक्षी, शिकार या जीव, इससे हमारा लगातार संबंध रहता है और ये हमारे अनुकूल भी हो सकते हैं और प्रतिकूल भी। बारिश, तापमान, तूफान इत्यादि, कई बार बारिश जो होती है अनुकूल होती है, जैसे अगर खेतों में चाहिए हो तो, लेकिन अगर बिन मौसम हो जाए तो प्रतिकूल होगी हमारे लिए। ऐसे ही अलग अलग कारक हैं पर्यावरण के जिनसे लगातार हमारा संबंध बना रहता है और इनके प्रति हम लोगों को अनुकूल होना होता है, इनकी पहचान करनी होती है। और जैसे ये ढलते हैं, जैसे ये बदलते हैं, वैसे हमें भी बदलना पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण जो हमारे शरीर में कुछ स्पेशल टाइप के ऊतक डेवलप हुए हैं, विकसित हुए हैं, उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, या हमने पढ़ा था क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर। तो जंतुओं का तंत्रिका तंत्र जो होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए, नियंत्रण हमें पूरी बॉडी पर चाहिए, अपनी पूरे शरीर पर चाहिए, और साथ साथ बॉडी के साथ हमें समन्वय बनाकर रखना पड़ता है या फिर कोऑर्डिनेट करते रहना पड़ता है। और दो ऊतक होते हैं इसके लिए हमारे पास, एक तो होता है तंत्रिका ऊतक और दूसरा होती हैं मांसपेशियां। तो अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, उदाहरण के तौर पे, अगर हम पता लगाते हैं कि तापमान गिर गया है, ठीक है, ठंड हो गई है आसपास, तो ठंड होने के कारण हम लोगों को स्वेटर वगैरह या जैकेट वगैरह ऐसा पहनना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग अलग अलग गति करेंगे। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं ऑर्डर देंगी कि भाई ये काम हमें आगे करना है, और इसके साथ साथ हमारी जो पेशियां होंगी वो पेशियां मूव करेंगी, गति करेंगी, जिसके कारण से हम अपने पहनावे में चेंज कर पाएंगे अगर तापमान चेंज हुआ है तो ये तो एक एग्जाम्पल था। तो हमारे पास जो तंत्रिका कोशिका होती हैं उनके अंदर कुछ विशिष्ट सिरे होते हैं जिनके द्वारा वो पूरे सिग्नल भेजती हैं या रिसीव करती हैं। अगर ग्राही के बारे में बात करें तो उस सिरे को हम लोग कहते हैं जो अलग अलग इंफॉर्मेशन को लेता है तंत्रिका तंत्र के अंदर और तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के अंदर। अच्छा, हमारे जो संवेदक अंग हैं, जैसे कि हमारा कान, ठीक है, नाक, जीभ, त्वचा, इन सब के अंदर ऐसे ही न्यूरॉन्स होते हैं बहुत सारे, और इन न्यूरॉन्स के जो विशिष्ट सिरे होते हैं जिनको कि ग्राही कहा जाता है, उनके द्वारा हम अलग अलग इंफॉर्मेशन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सूचना का जो सिग्नल है वो कैसे बहता है, इसका प्रवाह कैसे होता है। तो डेंड्राइट या द्रुमिका, ठीक है, इससे जानकारी ली जाती है। ये रही द्रुमिका, और इस सिरे से जानकारी ली जाएगी। ये जानकारी हो सकता है यहाँ पर शुरुआत हुई हो या किसी दूसरे न्यूरॉन से यहाँ पर आई हो। अब ये जानकारी एक रासायनिक क्रिया करवाएगी और इस रासायनिक क्रिया के कारण एक विद्युत आवेग यहाँ से बहेगा। अब द्रुमिका से पहले कोशिका काय, ठीक है, ये कोशिका काय रही इसकी, इसमें जाएगी वो जानकारी या फिर वो रसायन, और या फिर इसके बाद वाले विद्युत आवेग। उसके बाद तंत्रिकाक्ष में जाएगी और तंत्रिकाक्ष के बाद तंत्रिका के अंतिम सिरे यहाँ पर जाएगी वो जानकारी, और इसके बाद हो सकता है वो जानकारी दूसरे न्यूरॉन को, दूसरे तंत्रिका तंत्र की इस प्रकार की कोशिका को भेजी जाए, क्योंकि सभी न्यूरॉन आपस में जुड़े होते हैं। अच्छा,
अब जब ये जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक विद्युत आवेग के रूप में थी, ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई द्रुमिका से और इस अंतिम सिरे तक ये विद्युत आवेग के रूप में गई है। अब जब दूसरी कोशिका में जाएगी तो वहाँ पर भी कुछ रसायन निकलेंगे, और जब ये रसायन कोशिकाओं के बीच जुड़े अंतर या फिर सिनेप्स से होकर दूसरी तंत्रिका में प्रवेश करेंगे तो उसके अंदर भी इसी प्रकार के रासायनिक चेंज होंगे। रासायनिक चेंज कह सकते हैं या फिर रासायनिक क्रियाएं कह सकते हैं, वो वहाँ पर होंगी जो कि दोबारा से एक विद्युत आवेग को आगे की तरफ भेजेंगी। अच्छा, तो जब भी कोई संकेत विपरीत दिशा में, जैसे कि एक तो संकेत हो गया कि भाई हमें हमारा जो हाथ है वो किसी गर्म चीज से टकराया और उसका संकेत जो है हाथ से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा। तो जब हमारे मस्तिष्क तक यहाँ तक पहुंचा है वो सिग्नल, तो वो तो एक दिशा हो गई। अब हमारा मस्तिष्क क्या करेगा? हमारा मस्तिष्क कहेगा कि हाँ ये थोड़ा वार्म है, इस पर हाथ सेका जा सकता है या नहीं। अगर ऐसा कुछ लग रहा है, हमें बहुत ठंडा लग रहा है और गर्मी के दिन है, तो वो ठंडे चीज़ पर हम लोग हाथ आसानी से रख पाएंगे। अगर अचानक कुछ ऐसा चेंज होता तो ये सिग्नल थोड़ा अलग तरीके से जाते, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे हम। तो विपरीत दिशा में, यानी कि जब मस्तिष्क से मांसपेशियों तक सिग्नल भेजा जाता है तब भी ऐसी ही समान क्रिया होती है। तो दिमाग क्या है? दिमाग बस न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जो कि सिग्नल भेजता है और लगातार सिग्नल प्राप्त करता रहता है। अब देखो एक एग्जाम्पल इस चीज का देखते हैं। जब हमारी नाक बंद होती है, नाक में अवरोध होता है, तब हमें स्वाद नहीं लगता। तो देखो भाई, हमारे पास दो चीजें हैं स्वाद लेने के लिए, एक तो नाक है और दूसरा हमारा मुख होता है या मुंह होता है। तो अगर हमारी नाक बंद है तो होता क्या है, हमें जो भी खाना टेस्टी लगता है, स्वाद लगता है, वो दो चीज़ों पर लगता है। एक तो लगता है उसकी गंध के कारण, और दूसरा लगता है हमारी जो जीभ या जिह्वा, ठीक है, हमारी जो जीभ होती है वो जो स्वाद लेती है। 5 प्रकार के स्वाद हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, उमामी वगैरह, ठीक है। तो ये 5 स्वाद जीभ से होंगे, लेकिन गंध तो सैकड़ों प्रकार की होती है। और जब ये दोनों मिलते हैं, जीभ का स्वाद और गंध, तभी हमें कोई चीज़ बहुत ही स्वाद लगती है। तो जब ये वाले सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं, गंध का आना, तब हमारी सिर्फ जीभ से सिग्नल जाते हैं और बहुत ही बेसिक वाले, ठीक है, बहुत ही बुनियादी तौर पर जो टेस्ट है, स्वाद है, यानी कि मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, बस यही उस समय लगता है हमें। गंध के साथ जो टेस्ट आता है, ठीक है, खुली नाक के साथ जो टेस्ट आता है वो बंद नाक के साथ नहीं आ पाता। अच्छा, प्रतिवर्ती क्रिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है समझना। और पहले इसे समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे हाथ पर कोई गर्म चीज़ टच हुई तो यहाँ से सिग्नल जो हमने बताया था न्यूरॉन्स के ज़रिए जाते हैं, पर न्यूरॉन्स के ज़रिए वो ब्रेन तक, दिमाग तक नहीं जाते हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी तक जाते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर सिग्नल भेजने वाली और सिग्नल रिसीव करने वाली दोनों न्यूरॉन मिलती हैं। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी में एक तंत्र का हिस्सा होता है जहाँ पर ये दोनों न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रिसीव भी करते हैं सिग्नल और भेजते भी हैं, लेते भी हैं सिग्नल और देते भी हैं। तो यहाँ से ये जानकारी यहाँ तक जाएगी और बहुत ही जल्दी काम होगा हमारा हाथ हटने का। अब ये जल्दी के कारण ही ये सिग्नल जो है दिमाग तक जाकर वहाँ से वापस आते नहीं हैं। आपने देखा होगा जैसे ही हाथ जलने लगता है, किसी बहुत गर्म चीज़ से हाथ टकराता है, तो क्या होता है, हम तुरंत हटा लेते हैं बिना सोचे समझे। ऐसा इस कारण से होता है कि जो सिग्नल है वो दिमाग तक जाए बिना यहाँ रीढ़ की हड्डी के पास जो मेरुरज्जु है वहीं से होकर वापस आ गया। उसी ने ऑर्डर दे दिया कि भाई यहाँ से हाथ हटाना चाहिए वरना हमें नुकसान होगा। तो यही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। अच्छा, तो प्रतिवर्ती क्रिया के कारण कुछ उदाहरण तो जैसे हाथ खींचना और टेस्टी खाने की गंध से हमारे मुंह में पानी आ जाना, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। अब देखो प्रतिवर्ती चाप क्या होती है। ये सबसे छोटा रास्ता है जिसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया
हो सकती है या होती है। तो गर्म तवे को छुएंगे तो ऊष्मा तंत्रिकाएं जानकारी आगे भेजेंगी और ये जानकारी मेरुरज्जु तक पहुंचेगी। दिमाग से पहले जो मेरुरज्जु है वहां तक पहुंचेगी और इसके बाद वहीं से सिग्नल आ जाएगा कि भाई हमें हाथ को हटाना है वरना जल जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ये जो गति करने वाली तंत्रिकाएं हैं ये तुरंत सिग्नल्स को हाथ की पेशियों तक पहुंचाएंगी और हाथ जलने से बच जाएगा। अच्छा, इस चीज़ की जानकारी जो है मस्तिष्क तक भी भेजी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वहीं पे जानकारी स्टॉप हो गई, अब सिग्नल आ गया, जो काम करना है वो हो गया, जानकारी आगे नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जानकारी मस्तिष्क तक भी जाएगी। अब देखो, प्रारंभ में जब हम लोग विकसित हो रहे थे, तो आदि मानव से जब हम विकसित हो रहे थे तब वहां से ये प्रतिक्रिया चाप जो है उसका विकास हुआ, क्योंकि उस समय बहुत सारे परभक्षी रहा करते होंगे, तो हमें तुरंत ही एक्ट करने की, ठीक है, तुरंत ही फैसला लेने की या हाथ हटाने की ज़रूरत पड़ती होगी या फिर भागने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो इस कारण से इसका विकास हुआ। लेकिन ये इतनी अच्छी चीज़ थी कि साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारी जीवन के अंदर रह गई और आज प्रतिवर्ती क्रिया हमें काफ़ी चीज़ों से, नुकसान होने से बचा देती है। अच्छा, अब बात करते हैं जो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क क्या होता है? मेरुरज्जु जो होता है, जिसके बारे में अभी हमने बात की, रीढ़ की हड्डी के पीछे वाला हिस्सा जहाँ पर न्यूरॉन का एक गुच्छा होता है। तो मेरुरज्जु शरीर की इंद्रियों से आने वाली जानकारी, तंत्रिका तथा पेशीय जानकारी या गति देने वाली तंत्रिकाएं, इसके एक बंडल के रूप में होता है। ठीक है। अच्छा, मेरुरज्जु मस्तिष्क को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ता है, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, और जो सिग्नल जो हैं भेजे जा रहे हैं या रिसीव किए जा रहे हैं, इनको संचारित करने वाले न्यूरॉन का एक बंडल ही होता है वो। अच्छा, अब अगर बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो जब हम किसी चीज़ को सोच समझ कर करते हैं तो ये तो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, आसान या सरल नहीं होती है। अब हम जब ऐसा जटिल रास्ते चूज करते हैं तो उसे कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं? मस्तिष्क के अंदर पाए जाने वाले नेटवर्क होते हैं। अच्छा, अब क्रियाओं के बारे में अगर बात करेंगे तो दो प्रकार की होती हैं, जो हम सोच समझ के करते हैं, इच्छा अनुसार करते हैं, ऐच्छिक, और दूसरी होती हैं अनैच्छिक, अनियंत्रित क्रियाएं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें चॉइस दी जाए, ठीक है, हमें चूज करने के लिए बोला जाए, चुनने के लिए बोला जाए कि हमें मीठा खाना खाना है, मिठाई खानी है या फिर नमकीन खानी है, तो हम लोग सोचकर जो अपना दिल होगा उसके अनुसार इसको या इसको चुन सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि आप थोड़ी देर के लिए अपना हृदय जो है, हृदय को धड़काना बंद करें, तो हृदय को धड़काना बंद नहीं कर पाएंगे। ये अनैच्छिक क्रिया है, अनियंत्रित क्रिया है। ओके। ऐच्छिक क्रियाओं के लिए मस्तिष्क सोचता है और विभिन्न भागों को विभिन्न प्रकार के संकेत भेजता है, पर अनैच्छिक क्रियाओं को ऐसा होने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। अब परिधीय तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। परिधीय तंत्र जो होता है ना, वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो हमारे शरीर में कपाल तंत्रिकाएं होती हैं जो दिमाग से उत्पन्न होती हैं, और मेरु तंत्रिकाएं होती हैं जो कि मेरुरज्जु से उत्पन्न होती हैं। तो मेरुरज्जु से उत्पन्न होने वाली मेरु तंत्रिकाएं यही प्रतिवर्ती चाप में हिस्सा ज़्यादा लेती हैं। अच्छा, दिमाग के अंदर जो होते हैं अलग अलग भाग होते हैं। जैसे कि जो सामने वाला, खोपड़ी के सामने वाला हमारे माथे का जो भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क, ये बीच में मध्य मस्तिष्क और पीछे पश्च मस्तिष्क होगा। अच्छा, अब इनमें अलग अलग भाग होते हैं जो कि अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेने चाहिए। तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और करते हैं उन प्रश्नों को। तो पहला है प्रश्न, यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया और चलने में क्या अंतर है। तो
वीडियो पॉज कीजिए और इस प्रश्न को उत्तर करने की कोशिश कीजिए। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया। और इसका क्या आंसर होगा कि प्रतिवर्ती क्रिया, जब इसके बारे में बात करते हैं तो ये अनैच्छिक होती है और चलना स्वैच्छिक होता है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी शामिल होते हैं, जबकि ऐच्छिक क्रिया में चलने में सिर्फ मस्तिष्क शामिल है। और प्रतिवर्ती क्रिया अचेतन होती है, तो आंसर आएगा इसका उपरोक्त सभी। अच्छा, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जोड़ होता है या फिर सिनेप्स जो होता है, अभी बात की थी हमने उसके बारे में थोड़ी, तो वहां पर असलियत में होता क्या है। दोबारा पॉज कीजिए वीडियो और ट्राई कीजिए। तो इसके अंदर होता क्या है भाई, विद्युत संकेत रसायनों में परिवर्तित होते हैं और रसायनों का उत्सर्जन भी होता है और संदेश अगले न्यूरॉन तक भी जाता है। तो उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर डी होगा यहां पर। ये क्वेश्चन कीजिए ट्राई, वीडियो पॉज करके। सो गाइस, आई होप आप लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया है। इसका आंसर वैसे तो सेरेबेलम होता है, पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आगे का है। तो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर, अपने रिवीजन पर, और फिर दोबारा से इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे एक बार। इसका आंसर जो होता है, हमारी जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए सेरेबेलम नाम का एक पार्ट होता है दिमाग में, वो काम करता है। तो चलिए पहले रिवाइज करते हैं और चीज़ों को, और वापस आते हैं इस पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाई 3 पार्ट होते हैं, अग्र, पश्च और मध्य मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क खोपड़ी में माथे की जगह होता है और सबसे ज्यादा सोच समझने वाला जो होता है कार्य, वो अग्र मस्तिष्क ही करता है। अब ये संवेदी संकेतों को पहले प्राप्त करेगा, जैसे कि गंध या ध्वनि, और इसके बाद जानकारी प्राप्त करने के बाद इसमें भी अलग अलग क्षेत्र हैं। और पहले से जो मौजूदा जानकारी है, पहले से मौजूदा जानकारी का मतलब ये है हमारी जो मेमोरी या याददाश्त है, उसके अंदर पहले से जानकारी है कि ये सिग्नल धूप के हैं, ये सिग्नल छाँव के हैं, ये सिग्नल क्या कहते हैं अच्छी गंध के हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके हिसाब से ही जो नई जानकारी होती है उसकी व्याख्या की जाती है, और कार्यवाही उसके बाद क्या कार्यवाही करनी है उसके संकेत मांसपेशियों तक भेजे जाने हैं। तो अगर मम्मी किचन में खाना बना रही हैं और आपको गंध गई, आपकी नाक तक अगर गंध गई यहाँ से खाने की, तो आप तुरंत दिमाग से सोचेंगे कि भाई ये करना है हमें, कि किचन की तरफ बढ़ना है, खाना तैयार हो गया है। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो ये सब काम जो है वो आपके अग्र मस्तिष्क, यहाँ वाले जो पार्ट है खोपड़ी के माथे के पास वाला, उसने करवाया है। अच्छा, अन्य जानकारी जैसे कि भूख, प्यास, इसके लिए भी अग्र मस्तिष्क में एक विशेष क्षेत्र होता है। अब मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं, जो कि बीच में है, और पश्चिम मस्तिष्क जो पीछे की तरफ है। तो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, जो हमारी इच्छा के बिना ही होती जाती हैं, ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं या प्रतिवर्ती क्रियाओं से जो अलग होती हैं, उनको मध्य और पश्चिम मस्तिष्क के कुछ भाग नियंत्रित करते हैं। जैसे कि सांस लेना, दिल धड़कना, रक्त प्रवाह, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं, लेकिन ये प्रतिवर्ती चाप से या प्रतिवर्ती क्रियाओं से अलग हैं। अच्छा, जैसे इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इनका जो नियंत्रण होता है पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग उसका नियंत्रण करता है। और जैसे संतुलन, ठीक है, सवारी हम लोग करते हैं बाइक की या फिर साइकिल की, तो ये नियंत्रण यहाँ पर संतुलन जो है वो पश्चिम मस्तिष्क में एक भाग होता है, अनुमस्तिष्क उसके द्वारा करते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और तंत्रिका ऊतक रक्षण के बारे में बात करते हैं कि भाई इतने जो नाजुक चीज़ें हैं हमारे शरीर के अंदर, वो दरअसल बची कैसे रहती हैं।
कैसे हमारा जो शरीर है उनकी प्रोटेक्शन करता है। तो भाई दिमाग जो होता है वो तो एक हड्डी की संरचना वाली खोपड़ी के अंदर है जो कि बहुत मजबूत होती है। और इसके भी अंदर ये रही आपकी खोपड़ी, और इसके अंदर दिमाग जो होता है एक थैले में रखा हुआ है जिसके अंदर की पानी भरा हुआ है। तो इस पानी की वजह से, इस द्रव्य की वजह से अंदर का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क, वो आघात से, जब हमें चोट लग जाती है या धक्का लगता है, इस टाइप के आघात से ये द्रव्य जो है अवशोषित करके बचा लेता है हमारे मस्तिष्क को। अच्छा, और जो मेरुरज्जु है, जो न्यूरॉन का बंडल जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो रीढ़ की हड्डी के पीछे सुरक्षित रहता है। तो रीढ़ की हड्डी के दो कार्य हैं, एक तो हमारे शरीर को लचीलापन, झुकने वगैरह के काम आती है, ये इसको गति देने के काम आती है, और मेरुरज्जु को ये बचाती भी है। अच्छा, तंत्रिका या ऊतक की क्रिया या प्रतिक्रिया के बारे में अगर बात करें तो मांसपेशियों में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और ये प्रोटीन ऐसे होते हैं कि अगर इनको सिग्नल दिया जाए तो अपनी आकृति और व्यवस्था दोनों ही ये बदल सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो विद्युत आवेग जैसे ही ये न्यूरॉन से क्या कहते हैं, रिसीव करेंगे, लेंगे कि भाई अब आपको हाथ यहाँ से हिलाना है, ये रहा आपका हाथ, और इसको ऐसे मूव करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, नीचे की तरफ ले जाना है। तो उसी हिसाब से जो पेशियां होती हैं यहाँ की वो काम करती हैं। तो होता क्या है असलियत में कि उसके अंदर के जो प्रोटीन हैं उनकी व्यवस्था या आकार बदल जाता है, तो इसी कारण हम गति कर पाते हैं। अच्छा, अब पौधों में अगर समन्वय की बात करें तो भाई पौधों के अंदर भी समन्वय होता है, लेकिन इनके पास कोई पेशी नहीं होती और ना ही तंत्रिका तंत्र होता है इनके पास। तो इनके पास दो प्रकार की गतियां हैं करने के लिए, एक तो है भाई विकास संबंधी और दूसरा गैर विकास संबंधी। तो सबसे पहले गैर विकास संबंधी वाली को बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप छुई मुई के पौधे को छुएंगे, उसकी पत्ती को छुएंगे, तो वो तुरंत बंद हो जाती हैं। अब एक चीज यहाँ पर देखने वाली ये है कि भाई जिस भाग को छुआ जाता है या छुओगे, वो और पत्ती को बंद करने वाला भाग अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर विद्युत और रसायन के माध्यम से सिग्नल भेजे जाते हैं। तो पादप कोशिकाएं क्या कर सकती हैं, ये अपना आकार बदल सकती हैं। जानवरों में भी ऐसा होता है, पर वहाँ पर पेशियों के अंदर के प्रोटीन बदल सकते हैं। पादप कोशिकाएं क्या करती हैं, अपने अंदर जाने वाले पानी को नियंत्रित करती हैं। ऐसा हमने जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में भी देखा था, जहां पर कि द्वार कोशिकाएं थीं। तो द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं भाई, अगर ये इस प्रकार से फूली हुई हैं, पानी इसके अंदर है, तो ये रंध्र को खोल देंगी, और अगर पानी निकल जाता है तो रंध्र बंद हो जाता है, या रंध्र, स्टोमेटा एक ही बात है, इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। तो वहां पर ये हमने देखा था। ऐसे ही यहाँ पर पादप कोशिकाएं आकार को बदल सकती हैं अपने अंदर जाने वाले पानी की मात्रा को चेंज करके। अच्छा, ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इनके पास क्या कहते हैं, प्रोटीन तो होता नहीं है भाई। अब दूसरी गति जो होती है वो होती है भाई वृद्धि के कारण। अब वृद्धि के कारण कैसे गति हो सकती है ये देख लेते हैं। अब जैसे मटर का एक पौधा है, मटर के पौधे के पास प्रतान या टेंड्रिल होते हैं। तो कई बार उसे हिंदी में बच्चे बोलते हैं मूछें निकल रही हैं उसकी, पौधे की। तो बहुत पतले से टेंड्रिल होते हैं। जैसे पौधा इस तरफ, पौधा अगर इस प्रकार का है, तो पौधे के अंदर छोटे, बहुत छोटे छोटे टेंड्रिल्स इस टाइप के निकल जाते हैं, जिसके कारण वो ऐसे गोल होकर किसी भी चीज के चारों तरफ लिपट जाता है। तो बेलों के पास भी ऐसा ही होता है, बेलों के साथ भी ऐसा ही होता है, पर यहाँ पे मटर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये जो है स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं ये जो टेंड्रिल हैं। तो टेंड्रिल का एक भाग, जैसे ये टेंड्रिल इस तरफ मुड़ गया है, इस तरह मुड़ा है, तो इसका ये वाला जो भाग है जिस पर कि कोई चीज स्पर्श कर रही होगी वो कम बढ़ेगा, और ये वाला जो भाग है वो ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा वृद्धि करेगा। और जब ऐसा होगा तो भाई ये ज्यादा वृद्धि और कम वृद्धि के कारण यहाँ पर ये घुमाव आ जाएगा और टेंड्रिल किसी भी चीज के चारों तरफ लिपट जाएगा। तो इस प्रकार से ये गति कर सकते हैं वृद्धि के लिए। अब अनुवर्तन की भी कुछ गतियां होती हैं, अनुवर्तन से रिलेटेड या अनुवर्तन गतियां जिन्हें कहते हैं।
अच्छा, तो पौधे वातावरण के विभिन्न कारकों जैसे कि प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, पानी की ओर या फिर उससे विपरीत जा सकते हैं। अब अगर जल की तरफ जाते हैं तो जलानुवर्तन कहते हैं, प्रकाश की तरफ प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्व के कारण जो गति होती है उसे गुरुत्वानुकर्तन कहते हैं। ये तो सबने देखा ही होगा कि भाई हमेशा जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ होती हैं और जो तना है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है पौधे का। अगर सूरजमुखी के पौधे को देखो तो प्रकाशानुवर्तन होता है, जहाँ पर प्रकाश होगा उसी तरफ सूरजमुखी के पौधे या फिर फूल को मुड़ते हुए आप देखेंगे। ऐसे ही जल अनुवर्तन होता है। अच्छा, अब गुरुत्वानुकर्तन तो स्पष्ट रूप से दिख ही जाता है, और एक और टाइप का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पराग नली जो बीजांड में जाती है, ठीक है। तो पराग नली जो होती है फूल के अंदर तक जाती है, बीजांड तक जाती है, और यहाँ पर जो अनुवर्तन होता है वो उसके रसायनों के कारण होता है, तो इसलिए उसको रसायनुवर्तन कह देते हैं। तो पराग जो होता है, परागकण जो होता है वो बीजांड तक जाने के लिए रसायनुवर्तन का प्रयोग करता है। तो होगा क्या कि इस प्रकार से अगर यहाँ पर बीजांड है तो इस बीजांड में जाने के लिए वो पराग क्या करता है, एक नली बनती है वहां से, जहां से वो पराग कण ट्रेवल कर सकता है, जा सकता है नीचे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूचना प्रसारित करने के लिए विद्युत संकेत जो है वो अकेले काफी नहीं होते हैं। अब एक काम करते हैं भाई, इसको पढ़ने से पहले, इसका रिवीजन करने से पहले हम लोग चलते हैं वहाँ पर अपने क्वेश्चंस की तरफ और कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो थे। तो भाई इसका तो हो गया था आंसर, और आगे अब प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, इसे कीजिए ट्राई वीडियो पॉज करके। तो आपने देखा होगा कि भाई उत्तेजना को रिकॉर्ड करने का काम करता है और याद रखने का काम करता है। ये उत्तेजना के बारे में जागरूकता भी प्राप्त करता है और उसका विश्लेषण भी करता है। तो आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी कार्य मस्तिष्क करता है। देखिए, अब ये उसकी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। प्रतिक्रिया जो होती है वो मेरुरज्जु से ही आ जाती है, मेरुरज्जु से ही आ जाएगी प्रतिक्रिया। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कि मस्तिष्क तक तो सिग्नल फिर भी गया है, तो उसको वो रिकॉर्ड करता है और याद रखता है और जागरूकता प्राप्त करता है उसके बारे में, और उसको विश्लेषण भी करता है कि अगर हमारा हाथ प्रतिक्रिया की वजह से जल गया तो कैसे जल गया। अच्छा, प्रतिवर्ती क्रिया की वजह से। अच्छा, अब पादप हार्मोन क्या है, ये एक काम करते हैं, वापस चलते हैं वहां पर, क्योंकि ये थोड़ा आगे का है, तो इसके बारे में पहले बात करेंगे और तब वापस आकर क्वेश्चन इसके बाद के सारे करेंगे। तो यहाँ पर थे हम लोग, बात कर रहे थे कि भाई सूचना प्रसारित करने में विद्युत संकेत जो होते हैं वो अकेले पर्याप्त नहीं होते हैं। अब ऐसा क्यों है भाई? तो दो कारण हैं, सभी कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र से जुड़ी नहीं होती। तंत्रिका तंत्र से दो प्रकार की कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, जैसे कि त्वचा जो होती है वो जुड़ी हुई है। तो त्वचा के अंदर इसलिए जुड़ी हुई है तंत्रिका तंत्र से क्योंकि उसके पीछे न्यूरॉन है और न्यूरॉन क्या करते हैं, सिग्नल को दिमाग तक, मस्तिष्क तक भेजते हैं। अच्छा जी, अब मस्तिष्क से वापस अगर क्या कहते हैं सिग्नल जाते हैं, तो वो वाले जो न्यूरॉन हैं जो कि गति करवा सकते हैं वो त्वचा के अंदर नहीं होते हैं। काफ़ी जगहों की त्वचा के अंदर वो नहीं होते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम अपने हाथ की हथेली की त्वचा को हिला नहीं सकते हैं, उसके पीछे की मांसपेशियों को हिला सकते हैं। तो सभी प्रकार की कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र से नहीं जुड़ी होती हैं। ओके, अच्छा, तो एक बार विद्युत सिग्नल अगर भेज दिया, ये रहा आपका न्यूरॉन, ओके, इसके थ्रू आपने, इसके द्वारा आपने एक बार विद्युत सिग्नल भेज दिया, तो जो इधर रसायन थे वो इस सिरे में या फिर एंड पर सिनॉप्स की जगह जाने के बाद वो रसायन थोड़ी देर लगाते हैं दोबारा से बनने में। सही बात है।
तो होगा क्या भाई, जिन रसायनों वगैरह के द्वारा आपने विद्युत सिग्नल भेजे थे तो वो थोड़ा समय ज़रूर लेंगे दोबारा सिग्नल भेजने के लिए। तो अनिश्चित काल तक तो आप नहीं सिग्नल भेज सकते भाई विद्युत आवेगों से। तो इसके लिए एक और तरीका यहाँ पर होता है, संचारण के रासायनिक साधन होते हैं अपने पास। ये धीमे ज़रूर होते हैं लेकिन ये निरंतर सिग्नल भेज सकते हैं। दिमाग में अभी आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि दिमाग के अंदर कहाँ गए, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ये जो क्या कहते हैं, दिमाग के अंदर जो सिग्नल है, ये पीनियल ग्रंथि जो होती है या फिर पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीनियल नहीं, पीयूष ग्रंथि बाकी सब ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। यहाँ से थोड़े से रसायन जाएंगे और बोला जाएगा भाई कि अब अग्नाशय को ज़्यादा इंसुलिन बनाना है, अब यहाँ पर वृषण को ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाना है, अब यहाँ पर थाइमस को गति को बढ़ाने के लिए ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से सिग्नल जो जाएंगे, थोड़े से थोड़े करके सिग्नल जाते जाएंगे और सभी ग्रंथियों को नियंत्रित कर पाएंगे। ऐसे ही अगर इस ग्रंथि की बात करें थायराइड वाली, तो ये हमारी भोजन को पचाने की क्षमता को बढ़ा या घटा सकती है। कैसे? यहाँ से थोड़े थोड़े सिग्नल जाते रहते हैं कि भाई जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो जो एंजाइम ज़रूरी हैं शरीर को बढ़ाने के लिए, वृद्धि कराने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए, उनको ये सिग्नल भेजती जाएगी उन जगहों को, और वो एंजाइम ज़्यादा बनते जाएंगे। एक समय आएगा जब वो एंजाइम कम बनने होंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब, तो उस समय यही नियंत्रण करेगी थायराइड की ग्रंथि। अब ये जो है, ये चीज़ें, ये जो रसायन हैं, ये थोड़े थोड़े करके भेजे जा सकते हैं और ये निरंतर भेजे जा सकते हैं। ओके, तो होगा क्या कि भाई जब ये निरंतर भेजे जा सकेंगे तो उसके कारण से निरंतर सिग्नल रिसीव किए जा सकते हैं, विद्युत की तरह नहीं कि एक बार भेज दिया थोड़ा सा फिर उसके बाद वेट ही करो। ओके, तो ऐसे सिग्नल जो होते हैं वो रासायनिक सिग्नल, वो रक्त द्वारा भेजे जाते हैं और निरंतर हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे सिग्नल हमारी वृद्धि के लिए, पोषण के लिए, शरीर के रख रखाव के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और हार्मोन्स इसके काम आते हैं। अब हार्मोन्स क्या हैं? वो ऐसे रसायन हैं जो रक्त द्वारा अलग अलग अंगों तक भेज सकते हैं और उनके कार्य समन्वित कर सकते हैं। जैसे कि पौधे की जड़ों की सिरों में ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है। ओके, ये प्रकाशानुवर्तन को नियंत्रित कर देता है। तने के प्रकाश मिलने वाले हिस्से को ज़्यादा मात्रा में मिलता है, छाया वाले हिस्से को कम मात्रा में, तो तने जो है उस तरफ मुड़ जाता है जहाँ पर प्रकाश होगा। ओके, तो इस प्रकार से ये काम करता है, कोशिकाओं को लंबा बनाकर और विकास के निर्देश देकर। अच्छा, अब हमारे जो जानवरों का शरीर है उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं और उनके लिए होती हैं अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ। ठीक है, तो ये वाला जो है उल्टे हाथ वाला, ये क्या कहते हैं, पुरुषों में है, और ये वाला जो है स्त्रियों के अंदर जो ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ उसको दिखा रखा है। ज़्यादातर चीज़ें समान होती हैं, अंडाशय और वृषण ये अलग अलग जगहों पर होते हैं, क्योंकि ये हमारा जो प्रजनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ के हार्मोन होते हैं। तो शरीर में ज़्यादातर चीज़ें सेम रहती हैं, मेल और फीमेल के, पुरुष और स्त्री के, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आ जाए तो वहाँ पर डिफरेंस होता है, अलगाव होता है। तो ये आपको फिगर याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया हुआ है ये फिगर पूरी तरह, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीट हो चुका है कि भाई थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। ये फिगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ अगेन। अच्छा, और ये वाला जो पार्ट है ये बार बार आता रहा है इस चैप्टर में से अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में कि भाई पीयूष ग्रंथि क्या करती है, थायराइड ग्रंथि क्या करती है, वृषण में बनने वाली क्या कहते हैं जो हार्मोन बनता है उसका नाम बताइए, अंडाशय में बनने वाले हार्मोन का नाम बताइए, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस टेबल को याद कर लेना।
एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो वृद्धि के हार्मोन को करती है, थायराइड ग्रंथि भी वृद्धि से रिलेटेड हार्मोन को करती है नियंत्रित, ठीक है। इंसुलिन जो होता है अग्नाशय में बनता है, और वृषण जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो अंडाशय में बनता है, ये मादा के लैंगिक अंगों को विकसित करता है, जबकि वृषण जो है वो पुरुषों के लैंगिक अंगों को विकसित करता है। ओके, लैंगिक अंगों को विकसित करता है। अच्छा, एड्रीनल ग्रंथि जो होती है, एड्रीनल ग्रंथि का काम है कि भाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, और इसके अलग अलग कार्य होते हैं, और उन सबको अगर मिला करके आप देखेंगे तो एड्रीनल ग्रंथि के कार्य होते हैं हमें सतर्क और जागरूक करवा देना। ओके, तो ये था आपका चैप्टर। अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि चैप्टर का रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाए और तैयार हो जाए आप अच्छे से एग्ज़ाम के लिए। तो पादप हार्मोन क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए ज़रा वीडियो पॉज करके। तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। पादप हार्मोन क्या होते हैं, पौधों के अंदर उत्पन्न होने वाले रासायनिक दूत होते हैं जो पौधों की वृद्धि और उनकी ग्रोथ के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। अच्छा, ये वाला ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए क्वेश्चन। सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो पादप हार्मोन जो है, ऑक्सिन एक पादप हार्मोन होता है, ये विकास को बढ़ाता है। एब्सिसिक एसिड विकास को रोक देता है, इथिलीन नहीं है इनमें विकास से रिलेटेड। तो ए तथा बी भी नहीं है यह आंसर। यहाँ पर ऑक्सिन जो है वो अकेला है, जो कि सही ऑप्शन लग रहा है, तो इसी को चूज करेंगे आप लोग। अभी देखिए जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन्हीं को ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में यहाँ पर आपको प्रस्तुत किया गया है, और काफ़ी सारे इसमें सीबीएसई में पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो ज़रूरी क्वेश्चन है, सबको करना ज़रूरी है। इसको ट्राई कीजिए। वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए इसको। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो ऑक्सिन क्या करता है, टेंड्रिल की वृद्धि को असमान रूप से करवाता है, इस कारण से वो चारों ओर विकसित हो जाती है। ये क्वेश्चन कीजिए वीडियो पॉज करके। सो आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, रक्त में घुले हुए रासायनिक दूतों के माध्यम से, हार्मोन्स के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर लिया है। तो आयोडीन क्या करता है, ये हमारी जो थायराइड की ग्रंथि होती है उसको स्वस्थ रखता है, इसीलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट या आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। और इसके अभाव में गॉइटर या गलगंड नाम का एक वो हो जाता है रोग, अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं, आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो। ये क्वेश्चन कीजिए ट्राई वीडियो पॉज करके। सो आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। तो हमारा शरीर क्या कहते हैं, उत्तेजित हो जाता है जब ज़्यादा एड्रीनलिन हमारे शरीर में
बहा दिया जाता है तब। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसे ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। सो आई होप आपने ये कर लिया है। मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि इंसुलिन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, इसकी मात्रा को, शुगर की मात्रा को, शर्करा की मात्रा को, ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सो गाइस, इसका आंसर है क्वेश्चन का साइटोकाइनिन या साइटोकाइनिन, क्योंकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ये सारे के सारे मानव के हार्मोन्स हैं, पौधे वाले नहीं हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी है, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए गाइस इसको। सो गाइज, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सिनैप्स। सिनैप्स कहा जाता है जो दो न्यूरॉन के बीच का अंतराल होता है उसे। अगला क्वेश्चन ट्राई करें आप, वीडियो पॉज करके ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सो आई होप आपने ये कर लिया है। हमारा जो मस्तिष्क है वो उपरोक्त सभी के, सोचने के, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के, शरीर को संतुलित करने के, सबके काम वो अकेला करता है। क्वेश्चन ट्राई कीजिए ये वीडियो पॉज करके गाइस। आई होप आपने कर लिया, और इसका आंसर ए होता है। रिसेप्टर्स क्या करते हैं? आसपास के परिवर्तनों की जानकारी एकत्र करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। प्रकाश अनुवर्तन कैसे होता है? दिशात्मक गति करवाने से, ठीक है, दिशात्मक वृद्धि करवाने से। पौधों की दिशात्मक गति और वृद्धि क्या होती है? जब प्रकाश के अनुसार होती है तब प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तो ए करेक्ट आंसर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए ये। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। रीढ़ की हड्डियों में अगर चोट लग जाएगी तो उसके पीछे का मयूरज्जु डैमेज हो जाएगा, तो तंत्रिकाओं से जाने वाले और आने वाले रिसेप्टर से सिग्नल, दोनों ही सिग्नल जो हैं वो बाधित होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आया हुआ है ये एग्जाम में। तो गाइज आई होप आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। तो रासायनिक दूत होते हैं पौधों के अंदर, उनके द्वारा यहाँ पर समन्वय होता है पौधों के अंदर। तो गाइज क्वेश्चन ओवर हो चुके हैं। आई होप आपको ये रिवीजन सेशन अच्छा लगा होगा। 45 मिनट्स में हम लोगों ने
लगभग पूरा चैप्टर जो है एक बार रिवाइज करके देख लिया है। तो आई होप आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी इस चैप्टर से, और आई होप कि आप अब एग्ज़ाम में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं और कुछ सैम्पल पेपर वगैरह हैं टेस्ट प्रेप ऐप पर अवेलेबल हैं। ऐप का लिंक जो है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, फ्रीली अवेलेबल हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से फिर कर सकते हैं। तो बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।